नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th की, जिसके अंतर्गत हमने चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट किया था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 उठा रहे हैं। इसका नाम है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम घास स्थलों को उठाएंगे और वो घास स्थल कैसे होंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय होंगे। और इसके अंतर्गत दो एग्जाम्पल हमने उठाए हैं, प्रेरी प्रदेश और वेल्ड। आपको बता दें कि ये इक्वेटर आपका है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी घास के मैदान होते हैं, इन्हें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। जबकि इनके ऊपर यहाँ पर आने पर और इधर नीचे जाने पर जो भी आपको घास के मैदान मिलते हैं, उनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। तो हमने इस एरिया को हटा दिया है इस टॉपिक के अंतर्गत, और इस टॉपिक के अंतर्गत हमें कर्क से ऊपर तथा मकर से नीचे पाए जाने वाले घास के मैदानों को पढ़ना है। इसमें एक हमने उठाया है कर्क से ऊपर प्रेरी, जो अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और दक्षिण अफ्रीका जो देश है अफ्रीका महाद्वीप का, वहां पर आपका वेल्ड मिलेगा। तो एक नीचे वाला हमने उठाया है, मकर रेखा से नीचे वाला, और एक हमने कर्क रेखा से ऊपर वाला उठाया। इन दोनों के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रेरी मैदान से। यहाँ की वनस्पति जात एवं प्राणी जात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामान्यतः पेड़ विहीन जीवन होता है, पेड़ नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ पर बरसात अच्छी उपलब्ध हो जाती है, वहां पर सरपत, आल्डर, पॉपुलर जैसे पेड़ वहां पर उगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका पॉपुलर ट्री है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है वहां पर इस तरह के पेड़ उगते हैं। लेकिन सामान्यतः प्रेरी जो मैदान होता है वो पेड़ विहीन होता है, वहां पर पेड़ नहीं पाए जाते। यहाँ की अगर हम मुख्य फसल की बात करें तो मक्का मुख्य रूप से यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा आलू, सोयाबीन, कपास, इनका भी उत्पादन होता है। एक एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण फसल यहाँ पर अल्फा अल्फा है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अल्फा अल्फा क्या है, तो आपको बताना है अल्फा अल्फा एक घास है, एक प्रकार की घास होती है। ये उसका चित्र है और इस तरह से इसका प्रोडक्शन होता है। तो मुख्य रूप से ये अमेरिकी महाद्वीप में ही पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में आप चले जाएंगे तो प्रेरी के मैदान में इस प्रकार की घास मिल जाएगी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे तो आपको पंपास नामक जो ग्रासलैंड मिलेगा अर्जेंटीना में, वहां पर भी इस प्रकार की घास मिल जाएगी। यूरोप में भी थोड़ा बहुत इस प्रकार की घास उत्पादित की जाती है। इस घास की विशेषता ये होती है कि घास काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट होती है, यानी काफी ज्यादा पोषक पदार्थों से युक्त होती है, और इसको जानवरों को खिलाया जाता है और जानवर खाने के बाद इसको काफी ज्यादा उनका शरीर में ग्रोथ होती है। इस तरह से एक नया इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगा और जो मांस उद्योग है वो उसके विकास में इस तरह से ये काम आएगा। यहाँ पर कम वर्षा वाले स्थानों में छोटी व नुकीली घास उगती है। जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर छोटी नुकीली घास उगेगी। जहां पर वर्षा ज्यादा होगी, आपको बताया गया, वहां पर इस प्रकार के वनस्पतियां, पेड़ पौधे उगते हैं। ऐसे प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। जहां पर छोटी छोटी घास उगती है वैसे प्रदेश में मवेशियों को पाला जाता है और मवेशियों को वहां पर चराया जाता है। विशाल मवेशी फार्म को रैंच या उनकी देखभाल करने वालों को काव बाय कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखना है इनको। जो इस तरह के घर होते हैं इनको रैंच कहा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े बाड़े होते हैं और इन बाड़ों में जानवरों को, भेड़ बकरियों को पाला जाता है मुख्य रूप से। इनको पालने वाला जो व्यक्ति होता है, इस घर में रहता है, उस व्यक्ति को काव बॉय कहा जाता है। इस तरह के लोग होते हैं काव बॉय। तो काव बॉय उस व्यक्ति को कहा जाता है और रैंच इस प्रकार के घर को कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाइसन यहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है। बाइसन के बारे में चर्चा हो चुकी है पहले भी, और भी तमाम सारे यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, कह सकते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों का उन्होंने अत्यधिक बुद्धिमानी से उन्होंने दोहन किया है। इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा मात्रा में, प्रेरी के मैदान में बहुत ही ज्यादा मात्रा में विपुल संसाधन उपलब्ध है प्राकृतिक, और इन्होंने, वहाँ के जो निवासी हैं, उन्होंने अपनी मानव संसाधन को भी डेवलप किया अच्छी तरह से और दिमाग लगाकर उनका दोहन बहुत अच्छी तरह से किया। इस तरह से यहाँ पर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, इन तमाम चीजों का ये लोग यूज करते हैं और विभिन्न प्रकार की चीजों को यूज करके उन्होंने खूब सारा यहाँ पर अनाज उत्पादन किया है। और याद रखना है, आपको पीछे भी बताया गया है कि यहाँ पर मुख्य रूप से मक्के का उत्पादन होता है। मक्के के साथ साथ यहाँ पर गेहूं के उत्पादन को भी ध्यान रखना है। और गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी प्रदेश को विश्व का धान्यागार कहा जाता है।
इन सारे कामों के अलावा यहाँ पर प्रोडक्शन होता है दूध का भी, और दूध से बने यहाँ पर तमाम सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हो गई। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब समझ रहे हैं कि दूध का उत्पादन किया जाता है और दूध से तमाम सारे प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, उनको पूरी दुनिया में बेचा जाता है। एक यहाँ की और खास बात है कि यहाँ पर कोयला और लोहा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें, कोयला लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इनका इस्तेमाल करके और खनिजों का इस्तेमाल करके सड़क, रेल, नहर की समुचित व्यवस्था की गई है, और यह क्षेत्र पूरे दुनिया भर में अपने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता है, और यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। तो तमाम सारे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप हुई हैं, बहुत सारे शहरों का विकास हुआ है। उनमें से प्रमुख हैं शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एवं डेनवर। आपका एक वर्क है, होमवर्क, कि आपको यूएसए का मैप देखना है, यानी एटलस उठाना है और वहां पर इन सारे नगरों की खोजबीन करना है, सबकी लोकेशन देखना है, ये आपका वर्क है। कनाडा में इस तरह से जो शहर है वो वैसे आपके लिए खास महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से कैलगरी और विनिपेग को आप ढूंढ सकते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं, वेल्ड प्रदेश में जीवन। वेल्ड आप सबको पता है, पहले भी बताया जा चुका है। ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है, पॉलिटिकल। अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे, यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका एक देश दिखाई देगा, और साउथ अफ्रीका के नीचे यहीं पर आपका वेल्ड नामक घास का मैदान मिलता है। ये बात ध्यान रख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले दक्षिण अफ्रीका में, आपको याद होगा गांधी जी की कहानी कि ब्रिटिश उपनिवेश था दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में उससे पहले डचों का अधिकार रहा होगा, और डच अधिकारियों ने इस घास के मैदान को वेल्ड नाम दिया है। ये अगर लोकेशन की बात करें तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वतों से घिरा हुआ है। इधर साइड आप जाएंगे, यहाँ पर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत मिलेगा। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान मिलेगा, ये पूरा आपका जो कालाहारी मरुस्थल है। उत्तर पूर्व में वेल्ड, ये हाई वेल्ड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको पीले रंग से लो वेल्ड दिखाई दे रहा है। ये ऊंचाई पर थोड़ा स्थित है और ये गहराई पर स्थित है, दो प्रकार के वेल्ड हैं। ऑरेंज, लिम्पोपो नदियां यहाँ पर प्रमुख रूप से इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। यहीं पर ऑरेंज तथा लिम्पोपो रिवर्स निकलती हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। यहाँ के क्लाइमेट की बात करें, अभी आपने जाना कि यहाँ पर इंडियन ओशियन स्थित है, यानी हिंद महासागर यहाँ पर स्थित है बगल में, और हिंद महासागर की वजह से यहाँ पर जलवायु जो होती है वो ठंडी होती है, और इस दौरान टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है यहाँ पर। अगर गर्मी की हम बात करें तो ग्रीष्मकाल जो होता है अल्पकालिक होता है, यानी कम समय के लिए यहाँ पर गर्मी पड़ती है। आप देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो है काफी ज्यादा दक्षिणी ध्रुव के नजदीक है, इस वजह से ऐसा होता है। ध्रुवों के नजदीक होने की वजह से यहाँ पर गर्मी कम पड़ती है या कम समय के लिए आती है, और जो गर्मी में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है जोहान्सबर्ग का, वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही मात्र रिकॉर्ड किया जाता है। ये थोड़ी सी बेसिक्स जानकारी है, हालांकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वनस्पति एवं प्राणी जात की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति जो विरल पाई जाती है, इन्हें बहुत दूर दूर पर पेड़ पाए जाते हैं। अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं, आपको घास यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इधर पीछे भी दिखाई दे रही होगी। बबूल एवं मरोला यहाँ पर उच्च बेल्ट में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। बबूल का वृक्ष आप जानते हैं, मरोला एक प्रकार का यहाँ पर वृक्ष है, ये बहुत चर्चित वृक्ष है, और इसे अकेसिया भी कहा जाता है सामान्य भाषा में, और मारोला वहाँ की स्थानीय भाषा में कहा जाता होगा। और इस तरह के यहाँ पर शेर, तेंदुआ, चीता, कुड़ू यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर है। ये चित्र देख के आपको बताना है और कमेंट करना है कि कौन सा जानवर है, ठीक है। ये बात हम आपको बता चुके हैं पहले ही इन्वायरमेंट के सेशन में। यहाँ के निवासियों की बात करें तो यहाँ के निवासियों का मुख्य जो व्यवसाय है वो पशुपालन एवं खनन है, क्योंकि आप जान रहे हैं ज्यादा मात्रा में बरसात हो नहीं रही है, तो पशुपालन एवं खनन के माध्यम से अपना जीवन बिताएंगे। पशुपालन की अगर हम बात करें तो पशुपालन के अंतर्गत मुख्य रूप से वो भेड़ पालन करते हैं, भेड़ का पालन करते हैं, क्योंकि घास के मैदान है, उन घास के मैदानों में भेड़ पालन करेंगे तो उनके लिए ये जो उद्योग है वो काफी अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। और इस तरह से वेल्ड में ऊनी उद्योग काफी ज्यादा विकसित हुआ है। भेड़ का पालन करेंगे, उससे ऊन प्राप्त करेंगे, और उससे एक इंडस्ट्री डेवलप होगी, उसको वूल इंडस्ट्री कहा जाएगा। यहाँ पर जो भेड़ें पाली जाती है उनमें से सामान्य रूप से जो भेड़ पाली जाती है उसको मेरिनो भेड़ कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या मेरिनो क्या है? मेरिनो एक प्रकार की भेड़ होती है और यह काफी ज्यादा मात्रा में बालों का उत्पादन करती है। साथ ही साथ यहाँ पर दुग्ध उद्योग का भी पर्याप्त विकास हुआ है। जब भेड़ है तो भेड़ से दूध भी निकलेगा और तमाम सारे जानवर भी पाले जाएंगे, उनसे दूध भी प्राप्त होगा। दूध और ऊन उद्योग, यहाँ पर मिल्क इंडस्ट्री यानी डेयरी इंडस्ट्री और वूल इंडस्ट्री काफी ज्यादा डेवलप हुई है।
इसके अलावा जहां पर भी थोड़ा बहुत बरसात हो जाती है उन जगहों पर पर्याप्त मात्रा में कृषि भी कर ली जाती है। मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट, आलू को उगा लिया जाता है। तंबाकू, गन्ना, कपास इनका भी नकदी फसल के रूप में उत्पादन कर लिया जाता है। अंतिम बात करें अगर इस वीडियो की, तो वेल्ड के खनिजों का प्रमुख भंडार है। वेल्ड जो है, ये जो एरिया है, काफी ज्यादा खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। सोना एवं हीरे के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग ढूंढते हैं कहाँ पर है, ये आपका जोहान्सबर्ग है, ये शहर है, उसका चित्र है। ये दुनिया की स्वर्ण राजधानी, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। यानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो खदानें हैं और साथ ही साथ यहाँ पर गोल्ड का काम होता है बहुत ज्यादा, इस वजह से ये उसको उपनाम दिया जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किम्बरले कहाँ पर है, इसी के जोहान्सबर्ग के थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा किम्बरले। इस चित्र में आप देख सकते हैं। किम्बरले हीरे के खनन के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। तो ये दो शब्द आपको रट लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किम्बरले हीरे के उत्पादन के लिए, और जोहान्सबर्ग सोने की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन, चैप्टर नंबर 10 होगा। ये अंतिम चैप्टर होगा एनसीईआरटी कक्षा 7 के भूगोल का, जिसमें हम सहारा प्रदेश में जीवन और लद्दाख प्रदेश में जीवन की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।